हेलो दोस्तों, वेलकम इन अवर आस्था साइकोलॉजी क्लासेस। मैं हूँ नीलम सोनी। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक टॉपिक है, कल्पना। कल्पना हमारे सपनों को पंख देता है। कल्पना जो कुछ नया सृजन करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। कल्पना ना हो तो दुनिया रंगीन ना हो, कल्पना ना हो तो कुछ नया सृजन ही ना हो। कल्पना का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। चलिए इस कल्पना को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। किसी वस्तु को हम जिस प्रकार छूते, देखते या सुनते हैं उसी प्रकार वह हमारे मन के पर्दे पर चिन्हित हो जाती है। इसी प्रतिमा को कल्पना कहते हैं। तो दोस्तों, कल्पना जो है वो एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया है क्यों? क्योंकि कल्पना जागृत अवस्था में व्यक्ति देखता है। कल्पना स्वप्न से डिफरेंट है। स्वप्न अचेतन अवस्था में है जबकि कल्पना चेतन अवस्था में है। आश्चर्यजनक है क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति वह सब कार्य करने की कोशिश करता है जो कि इम्पॉसिबल होते हैं। सोचिए, यदि मनुष्य ये कल्पना नहीं करता कि वह पक्षियों के समान आकाश में उड़े तो क्या वह एरोप्लेन बना पाता? क्या वह पैराशूट से उड़ सकता? इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें पिछले अनुभव के आधार पर नई वस्तु का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। किसी वस्तु को हम जिस प्रकार छूते, देखते या सुनते हैं उसी प्रकार वे हमारे मन के पर्दे पर चिन्हित हो जाती है। इसी प्रतिमा को हम कल्पना कहते हैं। दोस्तों, कोई भी वस्तु जब हमारे मन के पर्दे पर मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ती है तो वो प्रतिमा कहलाती है और यही प्रतिमा हमें कल्पना के लिए प्रेरित करती है। इस कल्पना का विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए अब हम उन परिभाषाओं को देखते हैं। कल्पना की सबसे पहली परिभाषा मैकडूगल ने दी है। वो कहते हैं, हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो भी यही कहते हैं कि अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप को कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष बात क्यों है? क्योंकि कल्पना में प्रत्यक्ष रूप से वह हमारे मस्तिष्क में नहीं होती है। दूसरी परिभाषा दी है डम्बिल के द्वारा। वो कहते हैं, मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वो भी यही कहते हैं कि सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण के लिए, प्रतिमा क्या है? जो हमारे मस्तिष्क में छाप है किसी वस्तु की, वह प्रतिमा है और उसका व्यक्त रूप किस में किया जा रहा है? कल्पना के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है रायबर्न के द्वारा। वो कहते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का एक नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये हमको अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि हम अपनी प्रतिमाओं को नए प्रयोग करते हैं और उसमें पिछले अनुभव को लगते हैं और ऐसी वस्तु का निर्माण करने की कोशिश करते हैं जो पहले कभी नहीं थी। इसीलिए रायबर्न एक अन्य जगह पर कहते हैं कि इमेजिनेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ थिंकिंग। अर्थात जो कल्पना है वो चिंतन के हाथों का एक औजार है। दोस्तों, कल्पना का जो वर्गीकरण है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से किया है। उनमें सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण मैकडूगल और ड्रेवर का माना जाता है। सर्वप्रथम हम मैकडूगल के वर्गीकरण को समझते हैं। मैकडूगल ने कल्पना को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है उत्पादक और दूसरा है पुनरुत्पादक, यानी प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव। सबसे पहले हम पुनरुत्पादक यानी रिप्रोडक्टिव को समझेंगे। पुनरुत्पादक से तात्पर्य है कि इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं और इस कल्पना को हम एक तरह से स्मृति या मेमोरी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं दोस्तों? इसे हम मेमोरी का नाम देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में जो पहले से इमेजेस हैं उसी का को ये व्यक्त करती है, इसीलिए एक तरफ से ये एक हमारी स्मृति है। दूसरी है उत्पादक।
उत्पादक यानी कि इस कल्पना में हम पूर्व अनुभव को आधार बनाकर कुछ नवीन उत्पादन करते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सृजन होता है। ये सृजन दो प्रकार से होता है, एक होता है रचनात्मक और दूसरा होता है सृजनात्मक। हालांकि दोनों समान लगते हैं दिखने में, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। रचनात्मक होता है किसी भौतिक वस्तु की रचना के लिए जब हम कोई कल्पना कर रहे हैं तो वो रचनात्मक है। जैसे किसी पुल का बनाना, बांध का बनाना, मकान का बनाना, ये सारी जो कल्पनाएं की जाती हैं वो रचनात्मक कल्पनाएं हैं। यानी कि भौतिक वस्तुओं का निर्माण। जैसे हम एक चीज़ याद रखें कि बांध का जो निर्माण किया जा रहा है वो किसके अंतर्गत किया जा रहा है, रचनात्मक के अंतर्गत। इसी प्रकार से सृजनात्मक है। सृजनात्मक में हम क्या करते हैं, सृजनात्मक में हम अभौतिक वस्तु की रचना का प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई अभौतिक सृजन करना है, जैसे कविता, नाटक, काव्य सृजन, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जब काव्य सृजन करना है तो वो सृजनात्मक है। और जब हमें किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना है, जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं, हम पुल का निर्माण करते हैं, तो वो सभी हमारी किस में आती हैं, रचनात्मक में आती हैं। इस प्रकार से मैकडूगल कल्पना का दो वर्गीकरण कर रहे हैं, एक है उत्पादक, दूसरा है पुनरुत्पादक। उत्पादक को उन्होंने दो भागों में बांटा, रचनात्मक और सृजनात्मक। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, ड्राइवर के वर्गीकरण की तरफ। ड्राइवर ने कल्पना का जो वर्गीकरण किया है, उन्होंने अपने वर्गीकरण में मैकडूगल की प्रतिमा का उपयोग किया है। वर्गीकरण मैकडूगल के वर्गीकरण पर आधारित है। कल्पना का उन्होंने उसी प्रकार से वर्गीकरण किया जिस प्रकार से मैकडूगल ने किया। इन्होंने भी कल्पना को दो भागों में बांटा, पहला पुनरुत्पादक, दूसरा उत्पादक। पुनरुत्पादक जो कि किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है, और उत्पादक जो कि सृजनात्मक है, जिसमें हम अपना कुछ नया सृजन करते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कार्य करते हैं। इस उत्पादक को उन्होंने दो भागों में बांटा, एक आदनात्मक, दूसरा सृजनात्मक। आदनात्मक में उन्होंने मेमोरी में प्रतिमा को डाला और उसमें कल्पना करने के लिए कहा। जैसे कि शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने में कहता है और उस कल्पना में वो कोई आलीशान इमारत दिखाता है, संगमरमर दिखाता है, या फिर वो ताजमहल का चित्र भी दिखाता है। तो इस प्रकार शिक्षक क्या कर रहा है, छात्रों की आत्मात्मक कल्पना का विकास करने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रतिमा दी जा रही है और उस प्रतिमा के आधार पर उसकी भव्यता का अनुमान लगाया जाता है। जैसे दोस्तों, छात्रों में अक्सर रोल मॉडल का होता है, किसी को मिस वर्ल्ड पसंद होती है, किसी को मिस्टर इंडिया पसंद होता है, तो वो अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं और उसमें जो क्वालिटीज़ लेकर आते हैं, जो भव्यता लेके आते हैं, वो आत्मात्मक कल्पना का ही रूप होता है। दूसरी है सृजनात्मक सृजनात्मक यानी कि कुछ नया सृजन किया जा रहा है। इस सृजनात्मक कल्पना को ड्राइवर ने दो भागों में बांटा, कार्य साधक कल्पना और सौंदर्यात्मक कल्पना। कार्य साधक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये कोई कार्य करती है। कार्य साधक मीन्स जब इसमें कोई कार्य किया जा रहा है, कोई उपयोगी कार्य किया जा रहा है। जैसे इंजीनियर किसी पुल का निर्माण करने के लिए उसका नक्शा बनाता है, उसकी इमेजिनेशन कर रहा है, तो वो जो कल्पना है वो कार्य साधात्मक कल्पना है। दूसरी तरफ सौंदर्यात्मक कल्पना, इसका प्रयोग सुंदर वस्तुओं के निर्माण और उनके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसमें आनंददायक, मन को प्रसन्न होने वाली कल्पनाएं की जाती हैं। सबसे पहले हम कार्य साधात्मक कल्पना को समझेंगे। कार्य साधात्मक कल्पना को ड्राइवर ने दो भागों में बांटा, विचारात्मक कल्पना और क्रियात्मक कल्पना। विचारात्मक में क्या होगा, विचारों की उत्पत्ति होगी, जो श्रेष्ठ विचार हैं। जैसे हम कहें गांधी जी का जो अहिंसा का विचार है, जो अहिंसा का विचार आता है वो विचारात्मक कल्पना है कि यदि कोई भी किसी के प्रति हिंसा का भाव ना रखे तो जो दुनिया है
वो शांति से और आनंद से रहेगी। तो जो ये श्रेष्ठ विचार है वो विचारात्मक कल्पना है। दूसरी तरफ क्रियात्मक कल्पना में क्या हो रहा है, उस कल्पना का क्रियात्मक रूप सामने आ रहा है। क्रियात्मक रूप यानी कि भौतिक वस्तुओं का निर्माण, जैसे कि पुल का निर्माण। पुल का जो निर्माण हो रहा है वो क्रियात्मक में है। विचारात्मक में विचार आते हैं। आप गांधी जी के विचार ले सकते हैं, राजा राम मोहन राय के विचार ले सकते हैं। ये जो श्रेष्ठ विचार हैं, हमारे जो लोक देवता लोक देवियां हैं, उनके जो विचार हैं वो भी तो एक कल्पना है। पहले उन्होंने कल्पना की और फिर उसे साकार रूप में लोगों तक पहुंचाया। उसी प्रकार से दूसरा जो सृजनात्मक कल्पना है उसका प्रकार है सौंदर्यात्मक कल्पना। सौंदर्यात्मक कल्पना दो भागों में है, एक है कलात्मक, दूसरी है मंत्रक। कलात्मक जो कल्पना है वो श्रेष्ठ वस्तुओं की रचना के लिए करते हैं, जैसे चित्रकला, पद्य रचना, काव्य रचना। ये सब जो है वो कलात्मक में आती हैं। जब चित्रकला की जाती है, जब कोई चित्र बनाता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। यानी ये सौंदर्यात्मक में मन के लिए आनंद जो आएगा वह कलात्मक रूप में यदि प्रकट होता है, जैसे आपकी चित्रकला या फिर आप कह सकते हैं काव्य का सृजन। जो काव्य का सृजन किया जाएगा वो कलात्मक में किया जाएगा। और मन तरंग जो कल्पना है, मन तरंग में क्या किया जाता है, हवाई किले बनाए जाते हैं जिसमें व्यक्ति खुश रहता है। एक हमने ऑप्शन पिछले उसमें वीडियो में देखा था कि जब हम तर्क देते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, तो तर्क में भी हमने पढ़ा था कि एक ग्वाला है और वो ग्वाला क्या कर रहा है, इमेजिनेशन करता है कि मेरे पास गाय है, उसका दूध बेचूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, पैसों से मैं और गाय लूंगा, डेयरी बनेगी, मेरा बंगला होगा, गाड़ी होगी। ये सब जो कल्पनाएं की जा रही, हवाई कल्पनाएं जी की जा रही हैं, जिनका कोई बेस नहीं होता, जिनका कोई सृजनात्मक परिणाम नहीं होता, वो सारी कल्पनाएं मंतरंग कल्पनाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से ड्राइवर ने कल्पना का वर्गीकरण किया। पुनः इसे एक बार देख लेते हैं। कल्पना के दो भाग हैं। पहला भाग है पुनरुत्पादक, जो कि मेमोरी है। दूसरा है उत्पादक, जिसमें कुछ सृजन किया जाता है। उत्पादक को फिर दो भागों में बांटा है, आदनात्मक और सृजनात्मक। आदनात्मक में प्रतिमा के माध्यम से कल्पना का विकास किया जाएगा और सृजनात्मक को दो भागों में बांटा, कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। कार्य साधक जो किसी कार्य की पुष्टि करे, जो किसी कार्य का सृजन करे। ये दो प्रकार से विचारात्मक, जिस श्रेष्ठ विचारों का उदय इसमें होता है। क्रियात्मक, ये भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। सौंदर्यात्मक दो प्रकार से, कलात्मक यानी कि काव्य सृजन और मंतरंग यानी कि हवाई किले बनाना। इस कल्पना का शिक्षा में क्या उपयोग है, अब हम इसे भी देखते हैं। बीएन झा के अनुसार विद्यालय कार्य का उद्देश्य न केवल बालों की कल्पना का विकास करना, वरन उसे उचित दिशा प्रदान करना भी होना चाहिए। क्योंकि कल्पना क्या करती है, व्यक्ति को उचित दिशा देती है। इसीलिए शिक्षकों को भी छात्रों की कल्पना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। भाटिया के अनुसार कल्पना बालकों को उसके कार्यों का परिणाम बताकर उसका पथ प्रदर्शन करती है। रायवन कहते हैं कि कल्पना बालक में दुख की घड़ियों में सुख की प्रतिमा उपस्थित करके उसे सुख प्रदान करती है। अर्थात कल्पना क्या करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामंजस्य स्थापित करती है। कल्पना बालकों को अपने वर्तमान अनुभवों की सीमा को पार करने की शक्ति देती है। कल्पना है तभी तो वह क्या करता है, वह कहता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। यानी उसे जो शक्ति मिल रही है वो उसे कल्पना के माध्यम से मिल रही है। कल्पना ही बालकों का ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसका मानसिक विकास भी करती है। कल्पना बालक की रचनात्मक शक्ति का विकास करने में योग देती है। रायवन कहते हैं कल्पना बालक के समक्ष श्रेष्ठ व्यक्तियों के कार्यों और आदर्शों के चरित्र उपस्थित करके उसका नैतिक और चारित्रिक विकास करती है। उसी प्रकार वुडवर्थ भी कहते हैं कल्पना बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, योग्यताओं आदि को प्रकट करती है। इसीलिए एक शिक्षक को
छात्रों की कल्पना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास उसे करके सीखना प्रोजेक्ट मेथड से किसी भी प्रकार से वो करके दे सकता है। स्पेशली हम कहते हैं कि आगमन विधि के द्वारा कल्पना का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने कल्पना को पढ़ा। इस कल्पना से हमने क्या जाना, चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसे भी हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कल्पना चिंतन के हाथों का औजार है। यह परिभाषा दी है मैकडूगल, ट्रेवर, डम्बिल या रायबर्न। तो ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है रायबर्न के द्वारा। वो कहते हैं कि इमेजिनेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ थिंकिंग। तो हमारा राइट आंसर होगा रायबर्न। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है कि कक्षा में एक छात्र सेक चिल्ली के समान हवाई किलों का निर्माण करने में व्यस्त है। वे किस कल्पना में लीन है? उत्पादक कल्पना, कलात्मक कल्पना, विचारात्मक कल्पना, मंतरंग कल्पना। तो दोस्तों, हमने देखा था कि जो ड्राइवर थे उन्होंने कल्पना के दो भाग किए थे, उत्पादक और पुनरुत्पादक। उत्पादक में कुछ सृजन होता है। यहाँ पर छात्र क्या कर रहा है? सेक चिल्ली के समान हवाई किलों का निर्माण कर रहा है, अर्थात हवाई किले जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो उत्पादक कला में ये है, लेकिन उत्पादक कला का भी एक टाइप है कलात्मक कल्पना। कलात्मक कल्पना में क्या होता है? श्रेष्ठ वस्तुओं की रचना की जाती है, जैसे कि चित्रकला, काव्य सृजन। विचारात्मक कल्पना में श्रेष्ठ विचारों का सृजन होता है। तो ये जो आंसर है वो मन तरंग कल्पना है, क्योंकि मन को खुश करने के लिए हवाई किलों का निर्माण किया जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मन तरंग कल्पना। हमारा तीसरा प्रश्न है, बालक के स्वस्थ विकास में कल्पना का योगदान है। पथ प्रदर्शन में, अतृप्त इच्छा पूर्ति में, दूरदृष्टि निर्माण में या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों, हमने देखा था कल्पना पथ प्रदर्शन में सहायक होती है, ये बिल्कुल सही है। कल्पना अतृप्त इच्छा पूर्ति में भी सहायता होती है, क्योंकि जिसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते, जो हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, कल्पनाओं के माध्यम से हम करते हैं और हमारे व्यक्तित्व में सामंजस्य स्थापित होता है। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। दूरदृष्टि निर्माण में ये भी सही है, क्योंकि अगर कल्पना है तो नया सृजन होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना शक्ति का विकास करने में योग देती है। कौन है जो रचना शक्ति का विकास करेगी? चिंता। चिंता तो रचना शक्ति का विकास के स्थान पर हास करती है। अधिगम के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। भाषा के द्वारा सशक्त अभिव्यक्ति हम करते हैं। तो वह कल्पना है जिसके माध्यम से रचना शक्ति का विकास होता है। तो राइट आंसर हुआ हमारा कल्पना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने में सहायता देने के लिए किसी आलीशान इमारत का वर्णन करता है, संगमरमर दिखाता है और ताजमहल का चित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रकार शिक्षक छात्र की कल्पना का विकास करता है। आध्यात्मक, सौंदर्यात्मक, कलात्मक या क्रियात्मक कल्पना। तो दोस्तों, हमने देखा था कि जिस प्रकार प्रतिमा का उपयोग करके कल्पना का जो निर्माण किया जाता है, कल्पना का जो विकास किया जाता है, वो आध्यात्मक कल्पना में किया जाता है। तो यहाँ पर भी शिक्षक क्या कर रहा है? ताजमहल का चित्र प्रस्तुत कर रहा है। किस लिए? ताजमहल की कल्पना करने के लिए, यानी कि किसी प्रतिमा का उपयोग किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? कल्पना को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मात्मक कल्पना। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।